तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभय और ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ 9th क्लास साइंस नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अभी तक हमने पढ़ा था व्हाट इज एटम एंड व्हाट आर द फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ द एटम, पर हमने ये नहीं पढ़ा था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो वो टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे प्रीवियस एटॉमिक मॉडल से। ईयर 1886 में साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। उनने एक वैक्यूम ट्यूब से में एक कैनाल रे को उससे पास आउट किया था और उस ट्यूब के आसपास में दो मेटालिक शीट्स लगाई थी। उन मेटालिक शीट्स को उन्होंने नेगेटिवली चार्ज किया था और जब वो शीट्स चार्ज नहीं थी तब वो रे एकदम स्ट्रेट जा रही थी और एंड तक पहुंच रही थी, और जब वो शीट्स चार्ज थी तब वो रे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और डिफ्लेक्ट हो रही थी और लास्ट में नहीं पहुंच पा रही थी। और हम तो ये जानते ही हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इससे ये प्रूव होता है कि कैनाल रे एक पॉजिटिवली चार्ज रे है। और उसी समय सबसे फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसका नाम है प्रोटॉन। और कुछ सालों बाद साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ईयर 1897 में अपना एक एटॉमिक मॉडल उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस सबके सामने रखा। उनने ये बताया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पिप्ड होते हैं। इसे क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि वाटरमेलन का रेड एडिबल पार्ट एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल है और उसके अंदर उसके सीड्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो उसके अंदर धसे हुए हैं। पर ये मॉडल की बहुत सारी लिमिटेशंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। पर कुछ सालों बाद साइंटिस्ट रुदरफोर्ड ने ईयर 1911 में एक एक्सपेरिमेंट प्लेस किया जिसका नाम है अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर उनने अल्फा रे को एक गोल्ड शीट से पास आउट किया था और जिंक स्क्रीन पर बम्बार्ड किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें 3 टाइप की रे मिली। पहली रे जो गोल्ड शीट से डायरेक्ट पास आउट होकर निकल गई, और दूसरी रे जो पास आउट होते वक्त थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई, और तीसरी रे जो पूरी गई और पूरी वापस आ गई, पूरी बाउंस हो गई, एंड तक पहुंच नहीं पाई। तो इससे हमें 3 कंक्लूजन्स मिलते हैं। पहले की रे से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि एटम का बहुत ज्यादा पार्ट खाली होता है, इसलिए गोल्ड शीट को अल्फा रे क्रॉस होकर निकल गई। दूसरी रे से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रे को डिफ्लेक्ट कर रहा है, और हम तो ये जानते ही हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और तीसरी रे से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि इतनी स्पीड से आती हुई अल्फा रे को पूरा बाउंस करने के लिए बहुत ज्यादा मास की जरूरत होगी, और उतना मास एटम में सेंटर में है, तो इससे ये कंसिडर होता है कि एटम का पूरा मास उसके सेंटर में लाई करता है। तो इन 3 स्टेटमेंट से उनने अपना एक एटॉमिक मॉडल सबके सामने रखा जिसका नाम है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उनने ये बताया प्रोटॉन which is positively charged particle lies in the center of the atom, whereas electron which is negatively charged particle revolve the proton in an elliptical orbit। पर हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है मैक्स प्लैंक, उनने ये बताया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करता जाएगा अपनी एनर्जी। और हमारे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन हर सेकंड एक्सेलरेट कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास एनर्जी बचेगी ही नहीं और वो प्रोटॉन के पास जाकर गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमने पिछले ही लेसन में ये पढ़ा है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय डाल्टन। तो इस लिमिटेशन को ठीक करने के लिए कुछ सालों बाद ईयर 1913 में साइंटिस्ट नील्स बोर ने हमें ये बताया कि एटम के अंदर प्रोटॉन के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो एक ऐसे ऑर्बिट में घूमता है जहां पे वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता। उस ऑर्बिट को हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, क्योंकि वो उसके एनर्जी लेवल से, अगर उस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से निकल के दूसरी एनर्जी लेवल में जाना होगा तो उसे इनफाइनाइट एनर्जी को गेन करना होगा या फिर इनफाइनाइट एनर्जी को लूज करना होगा। तो उनने
कुछ ऑर्बिट्स को नाम भी दिए, जैसे पहले ऑर्बिट को नाम दिया K, सेकंड ऑर्बिट को नाम दिया L एंड सो ऑन, जैसे K L M N एंड सो ऑन, जितने ऑर्बिट्स उतने अल्फाबेट्स। और उनने ये भी बताया कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ला कर सकते हैं, उसका उन्होंने फॉर्मूला भी दिया। वो फॉर्मूला था 2n²। यहाँ पे n एक वेरिएबल है जिसके अंदर n को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि उस ऑर्बिट का सीरियल नंबर, वो जैसे कि अगर वो ऑर्बिट 1 होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1, अगर वो ऑर्बिट 2 होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ला कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, तो हमारा फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो किसी भी एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ला कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ऐसे ही हमने सेकेंड ऑर्बिट का आंसर निकाला तो आंसर आएगा 8। किसी भी एटम के अंदर उसके सेकेंड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ला कर सकते हैं। और तो अभी हमारा नया टॉपिक आता है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ईयर 1936 में साइंटिस्ट जे चैडविक ने हमें बताया कि एटम सिर्फ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल से नहीं बनता, उसके अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन जितना ही होता है, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो यहीं से हमारे मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। इन मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Proton, which is positively charged particle and have a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and have a mass of 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. This particle was discovered by E. Goulston in year 1886, and a new subatomic particle known as neutron have no charge and its mass is equal to the proton, and this particle was discovered by J. Chadwick in year 1936. These two particles lie in the nucleus of the atom, and they are also known as nucleons because they lie in the nucleus of the atom. All the mass of the atom depend on these two subatomic particles. Electron, which is negatively charged particle and have a charge of minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and have a mass of almost negligible compared to proton, but it have some mass. Its mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This particle was discovered by J.J. Thomson in year 1897. Electron revolve in around the nucleus of the atom in an elliptical discrete orbit. Valency. Valency is the capacity of the atom to react to another atom, or we can say that valency is the number of electrons present in the last orbit of the atom. मतलब वैलेंसी किसी भी एटम की क्षमता को दर्शाती है कि वो दूसरे एटम से कितनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। या फिर हम वैलेंसी ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम के लास्ट ऑर्बिट के अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, तो वो हो जाएगी उसकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन लाई करता है, उसके पास एक ही ऑर्बिट है, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा, और उस ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन लाई करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। और एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो हम लोग उस एटॉमिक नंबर को उसके नीचे ही लिखते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और या फिर उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा H1। Atomic mass is the sum of the number of proton and neutron lie in any atom. तो एटॉमिक मास वो होता है कि जो एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर निर्भर होता है। और हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये पढ़ा था कि एटम का सारा मास उसके सेंटर में लाई करता है, और उसके सेंटर में सिर्फ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल लाई करते हैं जिनका नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए एटम का एटॉमिक मास उन पे डिपेंड करता है।
एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग उसके ऊपर ही लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन ही ले लेते हैं वापस। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और उसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं, इसलिए उसका एटॉमिक मास 1 हो जाएगा, H1। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब आइसोटोप्स वे एलिमेंट होते हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, मेरे को याद नहीं आ रहा था, सॉरी। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कोबाल्ट का आइसोटोप हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं और आयोडीन का आइसोटोप हम लोग गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं और यूरेनियम का आइसोटोप हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। आइसोबार्स, आइसोबार्स आर द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है पर एटॉमिक नंबर अलग होता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग है, दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक्स टू संजीव सर एंड फुल टीम ऑफ एडू मंत्रा, आप हमारी इतनी हेल्प करते हैं, थैंक यू।